हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का तीसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे भाग में हम कहे थे कि दर्पण के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दर्पण के बारे में, समतल और गोलीय दर्पण के बारे में दो बात किए थे। उससे पहले अगर कहें तो रिवाइज वाली बात, रिवाइज करने में 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा चला जा रहा है। उससे अच्छा है कि आप प्रीवियस वीडियो को खोलिए और वहां से पढ़ेंगे तो एक बार पूरे अच्छा से पढ़ भी लेंगे और उसके बाद उसे नोट्स बनाने में भी, पढ़ने में भी पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो हम हर टॉपिक में उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग दर्पण के बारे में बात कर रहे थे, दर्पण बनता कैसे। तो दर्पण की बात करें, दर्पण मिरर। तो मिरर बनाने के लिए कहा गया था कि सबसे पहले कांच का एक कोई टुकड़ा लेंगे, कांच का टुकड़ा लेंगे। कांच के टुकड़े के एक तरफ चांदी या पारे से कलई की जाएगी, पॉलिश किया जाएगा, पेंट किया जाएगा और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाएगा। आयरन ऑक्साइड का लेप लगाने से फायदा ये होगा कि जो चांदी या पारे की कलई है उसे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर उसे एक फ्रेम में लगा के आईना बना लिया जाएगा, जैसे इस प्रकार। ये कोई दर्पण है। दर्पण के पिछले भाग पर पारे या चांदी से कलई कर दी गई है, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया गया, उसे खूब बढ़िया से प्लास्टिक में पैक कर दिया गया, आईना तैयार है। तो यही है मिरर, आईना, दर्पण। इसी पे बहुत सारे गाने लिखे गए हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। तो दर्पण के बारे में अगर बात करें तो दर्पण जो है, अभी बात किए थे कि दो प्रकार से थे। पहला था समतल दर्पण और दूसरा था गोलीय दर्पण। समतल और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो समतल दर्पण में क्या था? समतल दर्पण में कोई कांच की एक सीधी प्लेट थी, सीधी प्लेट ले लिया गया। इस प्लेट के किसी एक तल पर चांदी या पारे से कलई कर दी गई और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया गया। जिधर कलई करेंगे उसे इस प्रकार से लाइन से डैश 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 करके दिखा देंगे। अब गोलीय दर्पण, ये समतल दर्पण बन गया था। समतल दर्पण के बारे में भी बात हो गई थी कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है और उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। अब हमें बात करनी है गोलीय दर्पण की। तो हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक खोखला गोलीय कोष लेंगे। खोखला गोलीय कोष मतलब कांच का एक खोखला गोलीय कोष होगा। जैसे एक प्लास्टिक की बॉल अगर हम लोग लें इस प्रकार से, ये एक प्लास्टिक की बॉल हो गई। इसे अगर ये माने कि ये कांच का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है, तो ये पूरा अंदर से खाली रहेगा और इसी प्रकार से ये रहेगा। इसे कहेंगे खोखला गोलीय कोष। तो ये हो गया खोखला गोलीय कोष। इस पे 2D फिगर है, द्विविमीय है, जिसकी वजह से ये ऊपर की उभरी हुई आकृति नहीं दिख पा रही है, न तो इसके पीछे की दबी हुई आकृति दिख पा रही है, न तो उसे बना पा रहे हैं। तो इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है। इसे ड्रॉ तो ऐसे ही किया गया, बाकी इसमें आगे की ओर भी उभरा हुआ भाग है और इसके पीछे की ओर भी उभरा हुआ भाग है। ये हो गया गोलीय कोष। अगर इसे सीधे इस टाइप से सलाद की तरह काट दिया जाए, जैसे प्याज से सलाद काटते हैं, इस प्रकार से इसके एक भाग को काट के निकाल दिया जाए, तो जो कटा हुआ भाग है वो इस प्रकार से होगा। इसे दिखाएंगे ऐसे, लेकिन जो देखने में वो लगेगा 3 मिमी। मान लिया गया ये कटा हुआ भाग इस प्रकार से, इसी खोखले गोले से काटा गया भाग है, इतने भाग को काट के निकाल लिया गया। ये कांच का भाग है। इसमें से एक साइड से देखने पर दूसरे साइड से दिखाई देगा, चूंकि ये पारदर्शी है। पारदर्शी होने की वजह से प्रकाश की किरणें इसके एक तरफ से दूसरे तरफ निकल जाएंगी, जिसकी वजह से इसके आर पार दिखाई देगा। अब इस खोखले गोलीय कोष के कटे हुए भाग को हमें दर्पण में बदलना है। तो ये जो दर्पण बनेगा ये कहा जाएगा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण अगर यहाँ से ये भाग काट के निकाल लिया गया इस प्रकार का, तो ये बना दिया गया। इधर से अगर काट के निकालें तो दूसरा भाग इधर से इधर दिखाया जा रहा है, ये बन गया। तो इधर से भी बन गया, ये भाग इधर से भी काट के निकाल लिया गया, ये भाग हो गया। ऊपर से भी निकाला जा सकता है,
चारों तरफ से इसके गोली कोस से काट के निकाला जा सकता है। अब उसके बाद ये जो बनेगा ये बनेगा गोलीय दर्पण। दर्पण बनाने के लिए पहली आवश्यक चीज क्या है, यही कि इस पे पेंट किया जाएगा, कलई किया जाएगा किसी चमकदार धातु का, जैसे या तो उस पे पारे का लेप किया जाए या चांदी का, और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए। तो इसके कलई पर ही निर्भर करेगा कि ये किस प्रकार का मिरर बनेगा। तो इस गोली कोस से ये भाग काट के निकाल लिया गया। इस कटे हुए भाग पे पॉलिश किया जाएगा, पेंट किया जाएगा, कलई की जाएगी। अगर इसके दबे हुए भाग पर कलई करें, मतलब जो वक्र भाग है, कर्व्ड भाग है, अंदर की ओर जो दबा हुआ भाग है, इस पर अगर कलई कर दिया जाए इस प्रकार से कलई कर दिया गया, तो कलई करने के बाद हम देख रहे हैं कि इधर से पेंट कर दिया गया, कलई कर दिया गया, तो परावर्तक तल इसका उभरा हुआ है। इसका परावर्तक तल उभरा हुआ है, जिसे कहा जाएगा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। दूसरा चीज, अगर इसके उभरे हुए भाग पर पेंट कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तो अगर उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तो ये बनेगा अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो अगर पॉलिश करने के पहले अगर इस दर्पण को देखा जाए, तो अगर पॉलिश नहीं किया गया था तो ये गोली कोस का कटा हुआ भाग था। इसके दबे हुए भाग पर अगर पॉलिश कर दिया जाए तो परावर्तन इसके उभरे हुए भाग से होगा, इसे उत्तल दर्पण कहेंगे। अगर इसके अंदर के भाग पे पॉलिश न करके अगर इसके भी उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाएगा तो इसे फिर से ये भी बन जाएगा अवतल दर्पण। तो दर्पण जो बनाने की प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, ये जो दोनों प्रकार के दर्पण है वो केवल निर्भर कर रहा है पॉलिश करने पर, पेंट करने पर। मतलब अगर इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश किया जाएगा तो वो उत्तल दर्पण रहेगा, और अगर उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया जाएगा तो वो अवतल दर्पण होगा। इस प्रकार पॉलिश और परावर्तन के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अभी हम लोग अवतल दर्पण पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उत्तल दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण पढ़ा जाएगा। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण भी जब हम बनाएंगे तो उसी गोली कोस से बनाएंगे। इस गोली कोस से फिर कटा हुआ भाग निकाल लिया गया, कटा हुआ भाग ये हो गया, दूसरा कटा हुआ भाग उधर से निकाल लिए, ये हो गया, तीसरा कटा हुआ भाग भी निकाल सकते हैं लेकिन अभी नहीं, अभी बस दो ही हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि उधर वो भी बनेगा तो ऐसा ही बनेगा इसी प्रकार से। तो अब इस पे हमें कोई भी दर्पण बनाएंगे, दर्पण बनाने की प्रक्रिया केवल और केवल पॉलिश पर निर्भर करती है, कलई पर निर्भर करती है। तो अगर इसके उभरे हुए भाग पर पेंट कर दिया जाए, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए, तो ये जो दर्पण बनेगा वो बनेगा अवतल दर्पण। तो अगर उभरा हुआ भाग अगर पहले वाले इस कटे हुए भाग का देखें तो ये है, इस पर पॉलिश कर दिया गया, उभरे भाग पर पॉलिश कर दिया गया। तो उभरे भाग पर पॉलिश करने की वजह से ये कौन सा दर्पण बना? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगर इसे अवतल दर्पण बनाना हो तब क्या करेंगे? इसके भी उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे, इसके भी उभरे भाग पर पॉलिश कर दिया गया, ये भी कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की जब भी परिभाषा लिखेंगे यही लिखेंगे कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके उभरे भाग पर पॉलिश की जाती है, जिसके उभरे भाग पर पॉलिश की जाती है, उभरे पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है, और जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है। जैसे इस टाइप से इसे बना दिया गया, या इस टाइप से इसे बना दें तो इस पर प्रकाश की किरण जाएगी तो यहाँ से टकराएगी, तो इसके इस भाग से परावर्तन हो रहा है, तो मतलब इसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा हुआ है, दबा हुआ है। तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे भाग पर पॉलिश की जाए और जिसका परावर्तक तल दबा हुआ रहेगा उसे कहा जाएगा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। इस प्रकार से दोनों बनाया जा सकता है।
दोनों के उभरे भाग पर पॉलिश की गई है और दबे हुए भाग से परावर्तन है हो रहा है, या दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। परावर्तक तल कौन सा हुआ? अंदर दबा हुआ भाग, परावर्तक तल। ये भी परावर्तक तल है और ये भी परावर्तक तल। पॉलिश कलई इसके इस उभरे हुए भाग पर कलई की गई है और यहाँ पर इसके इस उभरे हुए भाग पर कलई की गई है। ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण बनाने की विधि भी वही पॉलिशिंग पे निर्भर करेगा। इस गोली कोष से कटा हुआ भाग ले लेते हैं, ये वाला। फिर दूसरा कटा हुआ जो भाग है ये वाला ले लेते हैं। उत्तल दर्पण में बस पॉलिश का अंतर रहेगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा? पॉलिश जो होगा वो दबे हुए तल पर होगा और जो परावर्तक तल है वो उभरा हुआ रहेगा। तो दबा हुआ अगर तल इस वाले कटे भाग में देखा जाए तो दबा हुआ तल ये अंदर की तरफ है, इस पर पॉलिश कर दिया गया। कौन सा दर्पण बन गया? ये उत्तल दर्पण। अगर दूसरा खंड ये देखें तो इसके भी दबे हुए भाग पर अगर पॉलिश कर दिया जाए तो ये भी बन गया उत्तल दर्पण। अब इसका जो परावर्तक तल है वो उभरा हुआ रहेगा। ये देखा जाए अगर इधर तो ये परावर्तक तल है, ये उभरा हुआ है। इसका भी ये परावर्तक तल है, ये भी उभरा हुआ है। तो इसे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं परावर्तक तल। इस वाले में ये इधर परावर्तक तल, परावर्तक तल। इसके अंदर के भाग पे की गई है कलई, ये हो गया कलई, पॉलिश। तो पॉलिश इसके अंदर कर दी गई है दबे हुए भाग पर। तो जिस दर्पण के दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाए और जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। परिभाषा अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर भी कह सकते हैं वही चीज है, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाए, कलई की जाए, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ भी यही बात है कि जिसके दबे हुए भाग पर कलई की जाए उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये दो प्रकार के दर्पण हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इन्हें अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो प्रतिबिंबों और चित्रों का बनना है वह इसी पर आधारित है। आज की पढ़ाई लिखाई में दो तीन चीजें जो बाधक हैं, वो समय का पहिया चलता रहता है और जो अच्छी चीजें थी बुरी सिद्ध हो गई और जो बुरी चीजें थी वो अच्छी सिद्ध हो गई। जैसे पढ़ाई में पहली बाधक चीज थी इंटरनेट, और आज इसका पढ़ाई में सबसे अधिक उपयोग है, क्योंकि आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो इंटरनेट जो है पढ़ाई को काफी बिगाड़ चुका था, लेकिन अब इस समय इंटरनेट से ही पढ़ाई हो पा रही है। तो इंटरनेट, अब इसका भी समुचित और सही ढंग से उपयोग करना है आपको। आप डेली के डेली पेज निर्धारित ना कीजिए कि हमें इतना पेज पढ़ना है, आप घंटे निर्धारित करें कि 1 घंटा साइंस पढ़ना है, 1 घंटा मैथ पढ़ना है, 1 घंटा हिंदी पढ़ना है, 1 घंटा अंग्रेजी पढ़ना है। हिंदी अंग्रेजी को हफ्ते में 2 या 3 दिन कर सकते हैं, बाकी सब विषय हफ्ते में उतना दिन, हफ्ते के 7 दिन पढ़ना है, उसमें 1 दिन रिवीजन के लिए रखिए। तो इंटरनेट सबसे ज़्यादा समय पीता है, सब समय इसमें घुसने के बाद खत्म। तो आपका काम क्या है कि पढ़ाई लिखाई से चीज़ें पढ़नी है। ये नहीं कि 20-25 मिनट का वीडियो देखें फिर उसके बाद सर्च किए कविता यादव सुपर हिट भोजपुरी सॉन्ग, फिर समर सिंह भोजपुरी सॉन्ग, फिर कॉमेडी नाइट विद कपिल। तो ये सब करने में 2-4 घंटे और बर्बाद हो जाएंगे और ये कहानी खत्म, पढ़ाई आ गई नीचे। दूसरी जो नुकसानदायक चीज़ थी स्मार्टफोन। अब इसका स्मार्टफोन, अब ये भी पढ़ाई का दूसरा सबसे बड़ा सहारा है स्मार्टफोन, लेकिन इसमें भी आप लगे रहेंगे तो पढ़ाई के लिए ही केवल जब तक ये पढ़ना है, जब तक वीडियो देखना है, जब तक पढ़ाई से रिलेटेड बात हो तब तक ही उसका उपयोग करें, नहीं फिर सोशल मीडिया पे लपट जाएंगे, फिर उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे कब बीत गया पता नहीं चलेगा। तीसरी थी टेलीविजन, टीवी, जो पढ़ाई लिखाई पे सबसे जोरदार हथौड़ा मारा गया है, वो इसी यंत्र द्वारा मारा गया। तो टीवी से बच के थोड़ा पढ़ाई किताबों से जुड़ाव रखिए, तभी काम हो पाएगा। तो किताबें पढ़ने की आदत डालिए।
अगर फेसबुक पे भी हम लोग देखें, व्हाट्सएप पे भी देखें, अगर बहुत लंबा पोस्ट हो तो पढ़ने से बचते हैं। बाकी हार्ड कॉपी में अगर वही चीज़ें तो हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो किताबों की ओर रुझान रखिए, जहाँ भी जाएं किताबें लिए रहें। मतलब ये नहीं कि हमेशा हर जगह एक किताब है, ऐसा नहीं कि बस टाइड हुए जा रहे हैं, किसी काम से कहीं गए, खेत पे बैठ के कुछ देखना है, निगरानी करनी है, तो वहीं बैठे और अपना ज्ञान की किताब पढ़ते रहे। नहीं तो बाद में वही आता है कि कुछ पढ़ लिए होते तो काम हो गया होता। क्योंकि जब इंजीनियरिंग हम लोग ख़त्म किए, चलिए वो बात लंबी हो जाएगी, उसमें बात बाद में किया जाएगा। तो इनसे थोड़ा सहज संभल के साथ बनाए रखिए। साथी तो ये हैं, साथ नहीं रहेंगे तब भी नुकसान है, और अति साथ रहेंगे तब भी आप बिगड़ सकते हैं। तो फिर इनसे हटके हम लोग आ जाते हैं दर्पण पे। तो दर्पण पढ़ लिए, दर्पण के में अवतल दर्पण पढ़ लिए, उत्तल दर्पण पढ़ लिए। उसके बाद हमें पढ़ना है इस गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, क्योंकि आगे जो भी प्रतिबिंबों का बनना पढ़ा जाएगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें कुछ टर्म्स आएंगे, उसमें कुछ शब्द आएंगे, उन शब्दों को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। जैसे ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, द्वारक क्या होता है, इस प्रकार की सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंबों का बनने से पहले, या प्रतिबिंबों को बनने के नियम जो है, या प्रतिबिंब जो बनेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उससे पहले कुछ टर्म्स है जो हम पढ़ लेते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, सबसे पहला काम गोलीय दर्पण ही बनाना। तो गोलीय दर्पण, ये बन गया गोलीय कोष। इस गोलीय कोष से भाग काट के निकाल लेंगे। इस गोलीय कोष से अगर ये भाग ऐसे काट के निकाल लिया जाए तो ये बाहर आ गया, ये भाग हो गया। दूसरा, इसके अगर इधर से भाग काट के निकाल लिया जाए तो ये भाग इसके नीचे बना दे रहे हैं, जैसे बना हुआ वैसे ही बना दे रहे हैं, दोनों भाग बन गए। अब उसके बाद अगर इसे कौन सा दर्पण बनाए, उत्तल दर्पण अगर बना दे रहे हैं, तो उत्तल दर्पण बनाने के लिए याद हो गया होगा आपको, उत्तल दर्पण बनाने के लिए उसके दबे हुए भाग पर कलई की जाती है। तो इसके दबे हुए भाग पर ये कलई कर दी है। अब ये बन गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। दूसरा, अगर इसे बनाना है, अवतल दर्पण बनाना है, तो अवतल दर्पण बनाने के लिए उभरे भाग पर कलई की जाती है। तो इसके उभरे भाग पर कलई कर दी, ये बन गया अवतल दर्पण। अब ये दर्पण बन गए। अब इससे संबंधित हम लोग परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो पहली मुख्य परिभाषा है ध्रुव, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है पोल। पहला अगर परिभाषा में पढ़ना है ध्रुव, पोल। तो ध्रुव की परिभाषा सबसे पहले जाने, ध्रुव क्या होता है। तो किसी भी परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। किसी भी परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, और इसे P से निरूपित किया जाता है। तो अगर इसे लिखें तो लिख सकते हैं परावर्तक तल का मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य बिंदु। हो गया, परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, और इसे प्रस्तुत करते हैं P से, क्योंकि इसकी अंग्रेजी है पोल, तो यही पोल ध्रुव कहा जाएगा, परावर्तक तल का मध्य बिंदु। अब अगर इस वाले दर्पण में देखा जाए तो परावर्तक तल यहाँ से यहाँ तक है, तो परावर्तक तल यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका ध्रुव इसके मध्य में कहीं ना कहीं होगा, जिसे P से निरूपित किया जाएगा, P से निरूपित कर दिया गया। इस वाले दर्पण में अगर देखा जाए तो इसका भी परावर्तक तल यहाँ से यहाँ तक है, तो परावर्तक तल यहाँ से यहाँ होने की वजह से इसका जो मध्य बिंदु ये है, इसे कहेंगे ध्रुव, इसे P से निरूपित किया जाएगा। तो दूसरी हेडिंग है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र अगर बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, तो इस गोलीय दर्पण के लिए हमें वक्रता केंद्र ज्ञात करना है। अगर देखा जाए तो ये गोलीय दर्पण इसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। तो जिस भी खोखले गोले का कटा हुआ भाग रहेगा गोलीय दर्पण, उस खोखले गोले की जो भी त्रिज्या होगी,
या जो भी उसका जो केंद्र होगा इसे ही इस दर्पण का भी वक्रता केंद्र कहेंगे। अगर एक बार इसे फिर से सुना जाए तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उस खोखले गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाएगा, जिसे C से निरूपित करेंगे। तो वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र जिस भी गोलीय कोश से इसे काटा गया उसी का वक्रता केंद्र इस गोलीय दर्पण का भी वक्रता केंद्र कहा जाएगा। जैसे खोखले गोले का वक्रता केंद्र यह, तो इसे काट के निकाल लिया गया, इसका भी वक्रता केंद्र उतनी ही दूर पर वही होगा जिसे C से निरूपित किया गया है। अगली तीसरी हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। फिर इसमें भी वही बात करनी है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र या गोलीय दर्पण जिस भी खोखले गोले से काटा गया है, गोलीय दर्पण जिस भी खोखले गोले से काटा गया है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कही जाएगी। इसे R से निरूपित करेंगे, यहाँ भी इसे R से निरूपित कर दिया गया। ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया इसका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को R से निरूपित किया जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या की एक और परिभाषा लिख सकते हैं। वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो अगर इसे कहें तो हम लोग जानते हैं ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में इसे ये भी कह सकते हैं कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कही जाती है। तो दो परिभाषाएं इसकी हो गई कि किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या उस गोलीय कोश की वक्रता त्रिज्या ही होगी जिससे उसे काटा गया है, या दूसरे लहजे में कहें तो इसे कह सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए उसके ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। चौथी हेडिंग है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दो प्रकार के दर्पण बन गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में अगर देखा जाए तो ये ध्रुव, यह है वक्रता केंद्र। तो अगर मुख्य अक्ष की बात करें तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो ये हो गया इसमें मुख्य अक्ष। और यहां पर भी देखा जाए तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसमें हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, ये PC यही से होकर जा रहा है। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा या ध्रुव से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर भी यही बात है, यहाँ पर भी यही बात है। मुख्य अक्ष ये बन गया। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। पांचवी हेडिंग है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये समझने वाली बात है। इससे पहले वाली बातें अधिकतर याद करने वाली थी, अगर ये समझा जाए तो ज्यादा सही रहेगा। तो मुख्य अक्ष ये हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, एक बार अगर बोल दें इसे, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई जाएं या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। और ये जो पड़ेगा मुख्य अक्ष पर ही पड़ेगा। तो एक बार अगर फिर कहें तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर जहां पर मिलती हों या मिलती हुई प्रतीत होती हों उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाएगा और उसे कैपिटल F से निरूपित किया जाएगा। तो अगर इस उत्तल दर्पण में बात करें तो उत्तल दर्पण में अगर ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आ रही हैं, ये आ गई मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद ये देखा जाए तो अगर इस पे 90 अंश का कोण बनाया जाए तो ये ऐसे बनेगा, जिसे अभिलंब कहेंगे। तो अब ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण होगी तो इससे परावर्तन होगा विलंब के उतना ही दूर, क्योंकि ये अगर कोण I बन गया तो इधर कोण बनेगा R। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम हम लोग पढ़े हैं। तो अब ये किरण इधर आई और इधर चली गई, दूसरी किरण ऐसे आई और ऐसे चली गई। ये दोनों कहीं मिल नहीं पा रही हैं। तो अगर इसे पीछे बढ़ाया जाए तो एक बिंदु यहाँ मिलता है जहां ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है।
तो उत्तल दर्पण में किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी और जहां पर भी मिलती हुई प्रतीत होंगी मुख्य फोकस पर उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाए, मुख्य अक्ष पर उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाएगा। अगर दूसरा अवतल दर्पण की बात करें तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हैं, फिर इनका परावर्तन होगा। तो अगर इस पर लंब बनाया जाए तो इस प्रकार से लंब बनेगा, तो ये हो गया आई आपतन कोण। इसी के बराबर होगा परावर्तन कोण, ऐसे यहाँ पर भी ऐसे लंब बनेगा, इसमें भी परावर्तन कोण। तो ये दोनों जहाँ पर मुख्य अक्ष पर टकराएंगी वहाँ बनेगा फोकस, ये हो गया इसका फोकस। और एक बात और, जो ये मुख्य फोकस बनेगा ये ठीक वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच होगा। इस वजह से इसे कहा जा सकता है, एक और परिभाषा दी जा सकती है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य का बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। फिर से सुन लें, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच का या वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य का बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F से निरूपित करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में जो पहले परिभाषा बताई गई थी उसमें एक आ गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन, यहाँ परावर्तन हो रहा है, इसमें भी यहाँ परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु पर मिलती हूँ या यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हूँ उस बिंदु को कहा जाएगा मुख्य फोकस और इसे F से निरूपित करेंगे। छठी हेडिंग है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो इससे पहले हमें ये पॉइंट्स मिल गए हैं, ध्रुव मिल गया है, मुख्य फोकस मिल गया। तो अगर फोकस दूरी की बात करें तो ये मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कही जाती है, इसे स्मॉल f से निरूपित करते हैं। यहाँ पर भी देखें तो ये हो गया ध्रुव P और ये हो गया मुख्य फोकस F। तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कही जाती है, जिसे स्मॉल f से निरूपित करते हैं। अब चूंकि ये P से C की जो दूरी थी, पोल से वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी थी, उसे कहा गया वक्रता त्रिज्या, दूसरी हेडिंग। और तीसरी हेडिंग सॉरी। और यहाँ पर भी P से C मतलब पोल से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी थी वो भी है वक्रता त्रिज्या। तो अब दोनों वक्रता त्रिज्या के ये मध्य में ही पड़ रहा है फोकस, तो फोकस F बराबर या R बराबर लिखा जा सकता है, R बराबर ये वक्रता त्रिज्या जो है इस F का 2 गुना होगा, क्योंकि आधा ये और आधा भाग ये, क्योंकि इसके मध्य में ही ये पड़ रहा है। तो R बराबर हो गया 2F, या कहा जा सकता है F बराबर R/2। मतलब फोकस दूरी के लिए एक और टर्म लिखा जा सकता है, फोकस दूरी जो है F बराबर होगा R/2, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इस पर एक न्यूमेरिकल आता है या कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो हम लोगों के पास एक सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। तो फोकस दूरी हल करें तो गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है, फोकस दूरी F बराबर 15 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या R इसका बताना है, कैपिटल R इसका बताना है। तो इन दोनों में अगर संबंध की बात करें तो R बराबर होता है 2F, या दूसरे शब्दों में F बराबर होता है R/2। तो यहाँ से भी कर सकते हैं और वहां से भी फिर से इधर से उधर भेज के कर सकते हैं। तो वक्रता केंद्र ही सीधा सीधा पूछा गया, तो R बराबर 2F फार्मूला लगाए, वक्रता के त्रिज्या R बराबर हो गया 2 गुणे F, फोकस दूरी का मान दिया गया है 15 सेमी, R बराबर हो गया 30 से। अगली 6 हेडिंग के बाद 7वीं हेडिंग है, लास्ट हेडिंग, द्वारक, दर्पण का द्वारक, एपर्चर। तो अगर द्वारक की बात करें तो ये उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक तल यहां से लेकर यहां तक है, ये परावर्तक तल यहां से लेकर यहां तक है। और इस अवतल दर्पण में परावर्तक तल ये अंदर दबा हुआ जो भाग है यहां से लेकर यहां तक। तो अगर यहां से यहां तक की बात करें, यहां से यहां तक की बात करें, तो किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का व्यास ही द्वारक कहलाता है।
एक बार फिर अगर कह दें तो किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का व्यास द्वारक कहलाता है। ये थी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। कल से हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित चित्रों का बनना पढ़ेंगे, जो भाग 4 में वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। ठीक है, मन लगा के ध्यान से पढ़िए। थैंक यू क्लास।